आई एम सॉरी एवरीवन, मेरे ख्याल से शायद मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। नया लेने का टाइम आ गया है, पर उसमें सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इसे लाइव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जूम पे रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। आपके अगर कोई सवाल हो या कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिए। मैं अगला सेशन जब करूंगी तो पढ़ लूंगी। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। 9 चैप्टर आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मार्स के बारे में, बिगफुट के बारे में बताया गया है कि कैसे मंगल पे क्या क्या हुआ, मंगल के लोगों का क्या हुआ, मंगल के लोग धरती पर कब, क्यों, कैसे, कहाँ आए, वो सब बातों के बारे में बताया है। सो पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे एक रिमाइंडर दे रखा था। सो हाँ, प्रेयर नहीं की थी ना पहले, तो इतनी गड़बड़ हो गई। ओके, अब प्रेयर कर लेती हूँ मैं। अ, अर्चना, प्रेयर है तुम्हारे सामने? प्रेयर लॉ क्या है? लॉ एक है। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। हम रा, कुओ और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो कि एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के समूह के आसपास, किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। थैंक यू रा फॉर प्रोटेक्टिंग अस एंड हेल्पिंग अस टू डू दिस सेशन। तो रा कहते हैं, आई ग्रीट यू। मैं आपको हमारे अनंत, एक अनंत रचयिता के प्यार और रोशनी में आपका स्वागत करता हूँ। ये पता नहीं कौन सी वाली हिंदी यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रांसलेशन में। हम अब बात करते हैं। तो पहला सवाल है, हम पक्का इस किताब का मेन हिस्सा लॉ ऑफ वन को बनाने जा रहे हैं। इस किताब का मेन हिस्सा लॉ ऑफ वन का बनाने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट पर भटकने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम कह सकते हैं इन इस हालत में है कि किताब को शुरू में किस दिशा में ले जाना है। We are in the position of, shall we say, beating around so as to what direction to go. तो हम मतलब बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी हम सिर्फ खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस किस किताब को किस दिशा में लेकर जाना है। इस पर सोच विचार कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने कुछ सवाल पूछे हैं और शायद इस सेशन के शुरुआती हिस्से में कुछ और सवाल पूछूंगा जो लॉ ऑफ वन को लागू करने के मामले में कुछ हद तक बेकार होंगे, क्योंकि मुझे बेकार होंगे, समवॉट मीनिंगलेस, ओके, बेकार होंगे। अम, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं तेजी से और माहिर होता जाऊंगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद बेकार हैं, मतलब मैं खुद नहीं जानता मैं कि क्या कर रहा हूँ, क्या करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बह रहा है वो नॉलेज के साथ। लेकिन अगर मैं उन्हें दूर कर सकूं तो वे मुझे थोड़ा परेशान कर रहे हैं। मतलब चाहे मेरे सवालों का कोई मतलब आपके लिए नहीं होगा, लेकिन एक बार मुझे उसका जवाब मिल जाए ना, मुझे समझ में आ जाए कि वो कितने मीनिंगलेस हैं और क्यों हैं, तो हो सकता है मेरे दिमाग से वो बात हटा सकूं। तो नहीं तो मैं वहीं अटका रह जाऊंगा, होता है ना। क्या आप इस किताब के लिए कोई पब्लिशर बता सकते हैं? तो एक टक जवाब देते हैं, आई एम रा। नहीं। इस ये बात रा कि हमें बहुत कॉमेडी लगती है। कभी सिर्फ हाँ में बोलेंगे, कभी सिर्फ ना में बोलेंगे। तो डॉन पूछता है कि क्या आप हमें हमारे पिछले जन्मों, इस जन्म से पहले के हमारे पिछले अनुभवों के बारे में कुछ बता सकते हैं?
तो रा कहता है ये मुमकिन है। हालांकि इस तरह की जानकारी आपके मन शरीर आत्मा द्वारा पूरी तरह से सावधानी से रखी जाती है, ताकि आपके अभी के स्पेस टाइम के अनुभव बिना मिलावट के हों। मतलब बताया जा सकता है, लेकिन ये सारी जानकारी आपके मन, आपकी आत्मा जो है, उन उस हिसाब से आप ही ने इसको इतना संजो के रखा हुआ है, ताकि मतलब छुपा के रखा है जानबूझ के, ताकि आपके इस जिंदगी के अनुभव में वो आपको इन्फ्लुएंस ना करे। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा कि क्या होने वाला है, या आप कौन सा डिसीजन लोगे तो क्या होगा, या आपके पिछले जन्मों के बारे में, तो वो आपके इस जन्म के डिसीशंस को और आपके रिश्तों को अफेक्ट कर सकता है। मैं इस बारे में बताऊंगी, क्योंकि हिप्नोथेरेपी सीखने के बाद मैंने अपने काफी सारे पिछले जन्म देखे, और हाँ, उससे मेरे डिसीशंस, मेरे इमोशंस के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। आइए हम आपके होने के लिए नुकसान न पहुंचाने वाली चीजों को स्कैन करते हैं। मतलब आपकी इस जिंदगी के लिए जो आपके पिछले जन्म की जो बातें थी, जिसको बताने से हम आपकी फ्री विल का उल्लंघन नहीं कर रहे, और जिसको बताने से आपके डिसीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने कहा कि नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों को स्कैन करते हैं। 20 सेकंड के पॉज के बाद वो कहता है, मैं आपकी पहले से बनी सोच से आजादी की इच्छा के बिगड़े हुए रूप में सिर्फ आमतौर पर ही बात कर पा रहा हूं। I am in the distortion of desire for your freedom from preconception, able to speak only generally। मतलब आप ने जो भी सोच बना रखी है, उसके हिसाब से आपकी जो इच्छाएं हैं, तो एक जनरल तौर पर ही मैं बातें कर पाऊंगा, मैं आपको स्पेसिफिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ है जब इस ग्रुप के साथ काम किया और साथ रहे, रिश्ते अलग अलग थे, जैसा कि आप कहते हैं, इसमें बैलेंस्ड कर्म है। इस तरह हर कोई एक दूसरे का टीचर है। आई थिंक आई हैव टू रीड दिस इन इंग्लिश एंड देन एक्सप्लेन। इस काम में हीलिंग, धरती की एनर्जी के इस्तेमाल को समझाना और उन सभ्यताओं की मदद के लिए काम करना शामिल है जिन्होंने बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे आपके दायरे के ने किया और हम आए। इससे वो चीज खत्म हो जाती है जिसे हम नुकसान ना पहुंचाने वाला मानते हैं। There have been several times when this group worked and dwelt together। मतलब आप लोगों का ये जो 3-4 लोगों का ग्रुप है, आप लोगों ने पहले भी पिछले जन्मों में कई बार मिलकर काम किया है। हाँ, आपके रिश्ते उस वक्त अलग थे, और आपके कर्म जो थे, आपका जो कर्मों का लेन देन था, वो काफी संतुलित संतुलित था पहले से एक दूसरे के साथ। और एक तरह से कहा जाए तो आप सभी एक दूसरे के अध्यापक हैं, टीचर हैं। और ये जो काम आपने पहले किया है पिछले जन्मों में, उसमें हीलिंग एक काम है, जिसमें धरती की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए पिछली सभ्यताओं के साथ, उनके साथ मिलकर, and work in aid of civilizations which called just as your spear has done and we have come। और उनके साथ, धरती की ऊर्जा के साथ मिलकर आपने काम किया, जैसे कि आप लोगों ने बुलाया और हम यहाँ आपकी मदद करने आए। इसी तरह पिछले कुछ सभ्यताओं ने आपको पुकारा था और आप उनकी मदद करने आए थे। और हमें लगता है कि आपको ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो हम आपको सिर्फ उतना ही बता रहे हैं। आपने हमें जो हीलिंग एक्सरसाइजेस दी, अब डॉन उसको उन हीलिंग एक्सरसाइजेस के बारे में पूछ रहा है जो 5th चैप्टर में रा ने उनको सिखाया। वे ऐसी हैं कि एक समय में किसी एक खास एक्सरसाइज पर ध्यान देना सबसे अच्छा है। मैं इस समय पूछना चाहता हूं कि मुझे किस एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। शायद एक्सरसाइज में थोड़ा बदलाव, कहीं पर कुछ सुनाई नहीं दिया, पर ध्यान देना चाहिए, मान लीजिए आज रात। तो वो कहता है कि आपने जो हमें पहले हीलिंग एक्सरसाइजेस सिखाई थी, क्या वो एक एक करके करनी है, या
सब एक साथ अलाइन करके करनी होती, किस तरह से हम करें? अगर आप थोड़ा सा समझा दें, हम कोशिश करना चाहते हैं, शायद आज रात शुरू करना चाहते हैं, तो आप उस बारे में क्या कुछ बताएंगे? तो रा कहते हैं कि फिर से अपने फैसले को डायरेक्ट करना और आपके स्पेस टाइम कंटिन्यूम डिस्टॉर्शन में दखल देना है, जिसे फ्यूचर कहते हैं। तो फ्री विल का उल्लंघन नहीं करते, फ्यूचर के बारे में राय नहीं बताते, हमारे डिस्टॉर्शन जजमेंट लिमिट के अंदर पास्ट या प्रेजेंट के बारे में बात करना ठीक है। सिखाने सीखने के बजाय गाइड करना सिखाने सीखने के मामले में हमारे डिस्टॉर्शन के लिए ठीक नहीं है। इसके बजाय हम एक ऐसा प्रोसेस सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब सलाह दे सकते हैं, जिसमें हर कोई हमारे दिए गए ऑर्डर में दी गई एक्सरसाइजेज में से पहली एक्सरसाइज चुने, जिसे आप अपनी समझ से अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स द्वारा पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आह तो रा कहते हैं कि आपकी समझ, आपकी सोच को आपका आपके फ्री विल का उल्लंघन करते हुए या आपके इस समय में, आपकी इस जगह धरती पे जिसे आप फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर के हिसाब से आपको हम नहीं बता सकते कि आपको क्या करना है आने वाले समय में। लेकिन पिछली बातों के बारे में या आज, यानी कि अभी इस समय के बारे में हम आपको बता सकते हैं, जहां तक मुमकिन है, बिना फ्री विल का उल्लंघन किए। तो आपको सलाह देने के बजाय कि आपको कैसे सिखाना है या हम आपको कैसे सिखाएं, उसके बजाय हाँ हम, मतलब आपको गाइड टू गाइड रादर देन टीच लर्न, हम आपको सिखा नहीं सकते, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको सलाह दे सकते हैं। एंड वी इंस्टेड कैन सजेस्ट अ प्रोसेस, तो हम आपको एक तौर तरीका सिखा सिखा नहीं सकते, गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप पहली एक्सरसाइज, मतलब पहली से शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरह ऑर्डर में करेंगे, एक के बाद दूसरी, ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक्सरसाइज उठा के या हीलिंग उठा के नहीं करनी है। तो आपको वहां से शुरू करना है। तो सबसे पहला है माइंड बॉडी स्पिरिट, यानी कि अपने मन की हीलिंग करना, अपने शैडोज की हीलिंग करना, अपने बिलीफ सिस्टम्स की हीलिंग करना। तो वो कहते हैं कि फील इज नॉट फुली, तो वो कहते हैं कि हमने आपको जो तरीका समझाया था वो शायद आपकी समझ में नहीं आया। नॉट फुल्ली अप्रिशिएटेड बाय अ माइंड बॉडी स्पिरिट का मतलब ये नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो उन्हें शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो वो कहते हैं कि यही सही चॉइस है, फाउंडेशन से बनाना, ये पक्का करना कि बिल्डिंग के लिए जमीन अच्छी हो, मतलब कि नींव मजबूत करनी है। हमने आपके लिए खर्च हुई एनर्जी के हिसाब से इस कोशिश की इंटेंसिटी का असेसमेंट किया है। पहले जब हम लोग गूगल ट्रांसलेट करते थे ना, तो हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी में आती थी। अब हिंदी कोई अजीब तरीके से हिंदी में आ रही है, बट चलो ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे और सब्र रखेंगे, क्योंकि हमने चेतना सीखने सिखाने का कोई छोटा या आसान प्रोग्राम नहीं दिया है। वाह। तो जो हमने आपको सिखाया है ना, वो कोई बहुत आसान या बहुत इजी नहीं है। तो सही तरीका ये है कि पहले नींव को मजबूत करें। और हमने आपको जाना पहचाना, या एक तरह से कहो कि आपको समझा, वी हैव असेस्ड फॉर यू द इंटेंसिटी ऑफ दिस एफर्ट, मतलब हमने परखने की कोशिश की कि ये काम करने में आपको कितनी मेहनत लगेगी, कितनी ऊर्जा लगेगी, आप कितनी ऊर्जा लगा सकते हैं, कितना आप कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने आपको बताया है। तो इसमें आपको थोड़े सब्र करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमने आपको काम दिया है, को बहुत छोटा नहीं है जो 2 दिन में हो जाएगा या आप सीख लेंगे, इसमें समय लगेगा। तो डॉन कहता है, मैं किसी ग्रह की आबादी के विकास की प्रक्रिया को इस तरह समझता हूं कि आबादी के पास आगे बढ़ने के लिए एक तय समय होता है।
डॉन बहुत जंप करता है, 1 सेकंड से इसमें 1 सेकंड से इसमें। कंसिस्टेंसी नहीं थी उसके सवालों में, पर ठीक है, उस समय उसे जो ठीक लगा होगा। तो आबादी के पास आगे बढ़ने के लिए एक तय समय होता है। इसे आमतौर पर 25,000 सालों की साइकिल में बांटा जाता है। 75,000 साल के आखिर में ग्रह खुद आगे बढ़ता है। ये स्थिति किस वजह से आई? सालों की सटीकता, 25,000 साल वगैरह, इसे शुरू करने के लिए क्या आप सेटअप किया गया? व्हाट सेट दिस अप टू बिगिन, मतलब ये क्यों सेटअप किया गया इस तरह इंसानों के लिए? ये किसने तय किया, क्यों तय किया कि यहाँ पर तीसरी घनत्वता के जो लोग हैं वो 75,000 साल की साइकिल होगी, उसे 25-25 हजार सालों के 3 साइकिल्स में बांटा जाएगा जब हार्वेस्ट की जाएगी। ये सब हुआ क्यों? ये प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? तो रा कहते हैं, अगर आप चाहें तो उस खास ऊर्जा की कल्पना करें जो बाहर की ओर बहती और अंदर की ओर जमती हुई आपकी शनि की काउंसिल द्वारा चलाए जा रहे। अब जहां तक मैंने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि शनि हमारी, अगर आप कुंडली देखेंगे ना, तो जैसे जो एस्ट्रोलॉजी की कुंडली होती है, हालांकि शनि के बाहर प्लूटो, नेपट्यून, यूरेनस, 3 बड़े प्लैनेट्स हैं जिनको जेनरेशनल प्लैनेट्स बोला जाता है। लेकिन शनि हमारी कुंडली में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सूर्य से दूर प्लैनेट माना गया है। अफकोर्स उसके बाद बाहरी प्लैनेट्स हैं तीनों, लेकिन हमारी कुंडली के हिसाब से जो अर्थ सेंट्रिक है, मतलब 1 मिनट मैं समझाती हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, जैसे सपोजिंग, नहीं ये काल पुरुष कुंडली चाहिए मुझे, ये काल पुरुष कुंडली, ओके। तो अगर आप ये समझ के चलें कि ये हम लोगों के लिए हमारी कुंडली बनी, राइट? तो ये ऐसी क्यों बनी? इसके अंदर धरती क्यों नहीं है? तो ये आप हैं और ये सूरज यहां होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो सेंटर का कोना है, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो वो लोग ऐसे सर्कल में बनाते हैं। तो सेंटर में आप हैं, ठीक है? तो अर्थ सेंट्रिक है, ये सन सेंट्रिक नहीं है। जैसे हमारा सोलार सिस्टम बोलते हैं तो वो सन सेंट्रिक है, मतलब के बीच में सूर्य है। लेकिन हमारी जो कुंडली होती है उसके अंदर अर्थ सेंट्रिक है। इसके सबसे बाहरी कोने में ये 2 घर शनि के हैं। शुरुआत यहां से होती है, यहां पर भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यहां से शुरुआत होती है। वैसे एरीज से होती है, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी, बट सूर्य से सोलार सिस्टम की शुरुआत होती है। कुंडली की धरती से शुरुआत होती है क्योंकि हम लोग धरती के ऊपर हैं। तो मेरी ये समझ में आया कि क्योंकि सैटर्न सबसे दूर है, अगर हम सोलार सिस्टम को देखें, सोलार सिस्टम की इमेजेस को देखें, ये ठीक है, तो सैटर्न के बाद यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून आते हैं, लेकिन हमारी कुंडली में ये धरती है। यहां से ये फादेस्ट जो प्लैनेट है वो सैटर्न है। तो इसीलिए क्या सैटर्न हमारे पूरे सोलार सिस्टम पे निगरानी रखता है? ये मेरे मन के कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में आए, जिनको मैंने समझने की कोशिश की, इसलिए मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ। अगर इसको देखा जाए, ये नासा साइंस का सोलार सिस्टम का कुछ है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, ये जुपिटर, ये सैटर्न। तो फादर्स्ट प्लैनेट है, ये मालडेक के एस्ट्रॉइड्स हैं बीच में। तो क्या इसीलिए शनि हमारे पूरे सोलार सिस्टम के ऊपर नजर रखने का काम करता है? क्योंकि काउंसिल सैटर्न के रिंग्स पे बैठती है, वो जो पिछले चैप्टर्स में बताया था, और यहाँ पर भी वो सैटर्न की बात कर रहा है। तो ये मेरे मन में कुछ सवाल आए थे और सोच आई थी, इसलिए मैंने उसे शेयर किया।
तो रा कहता है अगर आप चाहें तो उस खास एनर्जी की कल्पना करें जो बाहर की ओर से बहती है, बाहर की ओर से अंदर की ओर बहती है, और अंदर की ओर से बाहर की ओर बहती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक ठीक उसी तरह जिस तरह आ, एक कुंडलिनी जो है वो आपके हार्ट चक्र से बाहर की ओर नहीं, लेकिन रूट चक्र से ऊपर और क्राउन चक्र से नीचे, तो आपके शरीर के एक साइड में कुंडलिनी की शक्ति जो होती है वो ऊपर से नीचे जाती है, और एक साइड में वो नीचे से ऊपर जाती है। ठीक इसी तरह ये मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि इस पूरे सोलार सिस्टम का, इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का सिस्टम जो है वो क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद उससे रिलेटेड होगा। अंदर की ओर जमती हुई अपनी आपकी शनि की काउंसिल द्वारा चलाए जा रहे सृष्टि के छोटे से दायरे को बनाती है। दूसरी एक बात अगर आपको ध्यान में होगा, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे हार्ट सेंटर से हम अपनी एनर्जी को एक्सपैंड करते हैं, किसी और सेंटर से एक्सपैंड नहीं करते। हम जब किसी से या ब्रह्मांड से प्रेम भी लेते हैं, तो ब्रह्मांड से हम लेते हैं तो क्राउन चक्र से एंटर करता है क्योंकि वो सर के ऊपर है। लेकिन जब हम अपनी एनर्जी को एक्सपैंड करते हैं, तो हम अपने हार्ट चक्र को एक्सपैंड करते हैं, तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। इस प्रक्रिया की लय को देखते रहें। जीवित प्रवाह एक लय बनाता है जो आपकी घड़ियों में से एक की तरह जरूरी है। घड़ी जो हम इस्तेमाल करते हैं, लिविंग फ्लो क्रिएट्स अ रिदम विच इज एज इनएविटेबल एज वन ऑफ योर टाइम पीसेस। हमारी घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलती है। लेकिन हमारे हमारी एनर्जी जो है उसके अंदर एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों चीजें काम करती हैं जब हमें अपने चक्रों को क्लीन करने की या बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो उसका भी एक लय होता है, एक सिस्टम होता है कि वो एक एक पल के हिसाब से घूमेगी अपने हिसाब से। कभी भी समय तेज या धीरे नहीं चलता हमारी घड़ियों में, चाहे समय तेज या धीरे चल रहा हो, लेकिन घड़ी उसी हिसाब से चलती है। आपकी हर ग्रह की इकाई ने पहला साइकिल तब शुरू किया, हर ग्रह की मतलब हमारे सोलर सिस्टम के हर ग्रह की इकाई ने, आपकी हर ग्रह की इकाई ने पहला साइकिल तब शुरू किया जब एनर्जी नेक्सस उस माहौल में ऐसे मन शरीर के अनुभवों को सपोर्ट करने में सक्षम था। लेट मी रीड दिस इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन लेटर। इस तरह आपके हर ग्रह की चीजें एक अलग साइकिल शेड्यूल पर हैं। जैसा कि आप इसे कह सकते हैं, इन साइकिल का समय इंटेलिजेंट एनर्जी के एक हिस्से के बराबर एक माप है। अब जहां तक मुझे याद है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि सूर्य की जो ग्रेविटी है, या हर ग्रह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोग्रेविटी नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा करके कुछ जो होता है, उसके हिसाब से उसकी साइकिल होती है। सूरज से कितना दूर है, सूरज की क्या ग्रेविटेशनल फोर्स या एनर्जी का जो वॉल्यूम, या वो क्या बोलते हैं, मास वॉल्यूम जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स भी तय होता है, और उसके हिसाब से साइकिल भी तय होती है। लेट मी रीड इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन। तब तक मैं सिर्फ अभी ये वो बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि शायद मैंने पढ़ा है या मुझे मेरी समझ के हिसाब से है। ये इंटेलिजेंट एनर्जी एक तरह की घड़ी देती है, साइकिल उतनी ही सटीक चलती है जितनी घड़ी आपके घंटे पर बजती है।
इस तरह इंटेलिजेंट एनर्जी से इंटेलिजेंट इंफिनिटी तक का रास्ता, हालात चाहे जो भी हो, घंटे बजने पर खुल जाते हैं। मतलब वो बेसिकली ये कह रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का जो सिस्टम है आपके घड़ी की तरह एक सिस्टमैटिक तौर पर चलता है, और जब उसका समय पूरा होगा तब वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें किसी ने कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया हुआ है। और let me first read in English. If you will, the particular energy which outshot inward coagulating form the tiny realm of the creation governed by your council of Saturn. मतलब जो ऊर्जा बाहर की ओर सूरज से आ रही थी और अंदर की ओर जो जा रही थी, उसके हिसाब से आपके इस ग्रह के ऊपर, इस छोटे से ग्रह के ऊपर काउंसिल ऑफ सैटर्न के हिसाब से ये दुनिया बनाई गई या बनी। और उन्होंने जो समझा उस हिसाब से, उन्होंने बनाई नहीं, उन्होंने इसे गवर्न किया, मतलब एक तरह से इसकी देखरेख की। Continue seeing the rhythm of this process. The living flow creates a rhythm which is as inevitable as one of your timepieces. Each of the planetary entities began the first cycle when the energy nexus was able in that environment to support such mind body experiences. तो जब भी आपके पूरे सोलर सिस्टम में हर ग्रह पर जब वो माहौल बना, जब वो फर्स्ट और सेकंड डेंसिटी जिस तरह से बनती गई गई और ग्रह असेंड होता गया, फर्स्ट डेंसिटी से सेकंड डेंसिटी, सेकंड से थर्ड, तब तब उसके ऊपर इस तरह अम, इकाइयों का रहना और उनका असेंशन होना, या इस तरह के अनुभव करना, क्योंकि यहाँ पे माइंड बॉडी लिखा है, माइंड बॉडी सोल एक्सपीरियंस नहीं लिखा है। मतलब के फर्स्ट डेंसिटी एंड सेकंड डेंसिटी, तो जैसे जैसे वो बनता गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उनके जो अनुभव होते गए फर्स्ट और सेकंड डेंसिटी के, उसके हिसाब से जो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक वहां पर जो होना था, वो घड़ी की चाल के हिसाब से होता गया। ईच ऑफ योर प्लैनेटरी एंटिटीज इज ऑन अ डिफरेंट साइड, और आपके सोलर सिस्टम में हर ग्रह का एक अलग साइकिल है, सभी का एक जैसा नहीं है। और द टाइमिंग ऑफ दीज साइकिल्स एज अ मेजरमेंट इक्वल टू अ पोर्शन ऑफ इंटेलिजेंट एनर्जी, जो अनंत बुद्धिमानिता या अनंत ऊर्जा के हिस्से का जो टाइम है, उस ग्रह के हिसाब से और उस ग्रह के माहौल के हिसाब से वहां पर उस तरह से साइकिल बनते जाएंगे और बनते गए। और अम, मतलब काम मतलब जैसे क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम आगे बढ़ता गया। और हाँ, दिस आई हैव फिनिश्ड। ओके। सवाल तो डॉन पूछता है, इस ग्रह पर असली पहली चीजें उनकी शुरुआत क्या थी, इस ग्रह पर आने से पहले वो कहाँ थी। तो रा कहते हैं, इस ग्रह पर सबसे पहली चीजें थी आग, पानी, हवा और धरती। तो डॉन पूछता है, जो लोग अब हमारे पास हैं, पहले लोग हमारी तरह, वो कहाँ से आए, वे कैसे विकसित हुए। मतलब हमारे धरती के ऊपर आज की दुनिया में जो इंसान है, उस सबसे पहले इंसान धरती पर कौन थे, वो कहाँ से आए थे, और उनकी उन्नति या वो कैसे आगे बढ़े, या जो आज जो दुनिया हम देखते हैं वहां तक कैसे पहुंचे। तो रा कहता है, आप थर्ड डेंसिटी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। यहाँ आने वालों में से सबसे पहले लोग आपके सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह से लाए गए थे, जिसे आप मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं। इस प्लैनेट का माहौल थर्ड डेंसिटी जीवों के लिए ठीक नहीं था, इसीलिए पहले एंटिटीज इसी रेस के थे। इसीलिए as being managed somewhat by those who were guardians at that time. The first entity, therefore, of this were of this race. तो वो कहता है कि सबसे पहले इंसान जो धरती पर आए थे वो मंगल के थे, और जो गार्डियंस हैं, जो रक्षक हैं इस सोलर सिस्टम के या काउंसिल ऑफ नाइन सैटर्न की या इस धरती के, वो उन्हें यहाँ पर लाए थे। उनके
लिए ये धरती का माहौल अम, अ, सही नहीं था। उनके जो शरीर थे उस हिसाब से ये धरती की जो पर्यावरण था वो उनके लिए सही नहीं था। तो उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया, बदला गया, ताकि वो लोग यहाँ पर आ सके और यहाँ पर रह सके। तो डॉन कहता है वो कौन सी रेस है और वो मार्स से यहाँ कैसे पहुंचे। तो रा कहता है ये रेस आपके तथाकथित रेड प्लैनेट के लोगों के माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स और उस समय के गार्डियन द्वारा किए गए जेनेटिक एडजस्टमेंट की एक सावधानी भरी सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अब जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे, अभी हम लोगों ने अनुनाकीस के बारे में सुना, अनुनाकी आए वो यहाँ के लोगों के साथ। तो इसका मतलब मार्स के प्लैनेट के लोग जो हैं वो अनुनाकीस से बहुत पहले आए, क्योंकि अनुनाकीस तो सिर्फ 20,000 साल पहले आए थे। तो उन्होंने भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया। और यहां पर भी वो बोल रहा है कि जो मंगल से लोग आए थे उनके साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए थे उन गार्डियंस के से, मतलब इस ग्रह के रक्षकों द्वारा उनके बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए, ताकि वो लोग इस धरती पर ठीक से रह सकें। ये एंटिटीज आपके धरती पर अनुभव के लिए आए, या प्रिजर्व की गई एक तरह के बर्दिंग से जो नॉन रिप्रोडक्टिव है। लेकिन इसमें रेड प्लैनेट से उन एंटिटीज के माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के एम्बावमेंट एम्बावमेंट के लिए जेनेटिक मटेरियल तैयार करना शामिल है। ओके, लेट मी रीड दिस। एम्बावमेंट क्या होता है? These entities arrived or were preserved for the experience upon your sphere by a type of birthing। तो ये लोग जो लोग थे जो मंगल से आए थे, उन्हें यहाँ पर पैदा किया गया, लेकिन जन्म देने के द्वारा नहीं। मतलब जैसे आपकी दुनिया में आप लोग बच्चा पैदा करते हो उस तरह नहीं किया गया, लेकिन उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनको यहाँ पर आ, उन्होंने यहाँ पर इनकारनेट, मतलब वो यहाँ पर आए, मतलब एक तरह से इनकारनेट को क्या कहते हैं, इनकारनेट हुए, मतलब उन्होंने जन्म, अवतार। हाँ अवतार लिया। हाँ ठीक है, अवतार लिया। तो इनकारनेट ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट एंटिटीज। तो अवतार इज नॉट रियली, आई डोंट थिंक इज द राइट वर्ड। प्रिपेयरिंग जेनेटिक मटेरियल फॉर द इनकारनेशन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट, मतलब के यहाँ पे जो लोग थे उनके उनका इस तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया कि उनके द्वारा इन लोगों को यहां पैदा किया जा सके। दैट इज द राइट वे, आई फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। बिकॉज नॉन रिप्रोडक्टिव बोला है, लेकिन अवतार नहीं बोला, इनकारनेशन बोला है। इनकारनेशन का मतलब पैदा होना ही तो होता है। हमने भी तो यहाँ इनकारनेट ही हुए हैं, नहीं? मैम, इंकारनेशन मीन्स पुनः प्रकट होना, मतलब शुद्ध हाँ, हिंदी में बोले तो। वो नहीं, पुनः प्रकट होना इज री इनकारनेशन। ओके। ओके। इनकारनेशन इज नॉट पुनः प्रकट होना, इन दैट इज री इनकारनेशन। जब हम लोग दोबारा जन्म लेते हैं, पर यहां पर री इनकारनेट नहीं किया उनको, यहां पर पैदा होने के लिए उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, ताकि वो इस धरती के ऊपर पैदा हो सके। दैट इज द करेक्ट थिंग। तो डॉन कहता है तो मैं मान रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि ये वो हैं कि गार्डियंस ने रेस को यहां तब ट्रांसफर किया जब रेस मार्स पर फिजिकल रूप से मर गई थी, जैसा कि हम जानते हैं। क्या ये सही है? तो रा कहता है सही है। अब समझ में आया कि मंगल पे वो लोग मर गए। मरने के बाद उनको यहां धरती के ऊपर पैदा करने के लिए एक तरह की का शरीर बनाया गया, जिसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, ताकि वो यहां पर मंगल के लोग यहां पर पैदा हो सकें, क्योंकि वहां मंगल पे उनका अलग तरह का शरीर होगा। तो डॉन पूछता है साफ है कि ऐसा करते समय गार्डियंस ऑफ लॉ ऑफ वन को समझते हुए
काम कर रहे थे, गार्डियंस अंडरस्टैंड मतलब वो लॉ ऑफ वन के को ध्यान में रखते हुए वो काम कर रहे थे। क्या आप इस प्रोसेस में लॉ ऑफ वन के इस्तेमाल के बारे में बात कर सकते हैं? तो रा कहता है इन गार्डियंस ने लॉ ऑफ वन का नाम गार्डियन की समझ को रेड प्लैनेट की एंटिटीज के संपर्क में लाने के तौर पर रखा था। मतलब लॉ ऑफ वन ये नाम जो है, ये उन्हीं रक्षकों ने जो शनि के रिंग्स पर हैं, उन्होंने आ, इन मंगल से आए हुए लोगों की समझ के हिसाब से ये नाम उनको ये दिया था। मतलब ये धरती पे या मंगल के लोगों को समझाने के लिए लॉ ऑफ वन ये शब्द इस्तेमाल किए या ये बनाया, जिससे गार्डियन रेस और रेड प्लैनेट रेस का सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स मिल गया। हालांकि दूसरे गार्डियंस के नजरिए से लॉ ऑफ वन के इस्तेमाल में ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी हुई और इसी शुरुआती एक्शन से इस प्लैनेट का क्वारंटाइन शुरू किया गया, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि रेड प्लैनेट के लोगों की आजादी की आजाद मर्जी कम हो गई थी, फ्री विल। कौन सी हिंदी है ये? गॉड, हिंदी तो है, कौन सी हिंदी कर दी है गूगल ने। तो वो कहते हैं, लेट मी रीड इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन। द लॉ ऑफ वन वाज नेम्ड बाय दीज गार्डियंस एज द ब्रिंगिंग ऑफ द विजडम of the guardians in contact with the entities from the red planet, thus melding the social memory complex of the guardian race and the red planet race। मतलब वही मैंने कहा कि जो रक्षक हैं इस सोलार सिस्टम के, इस सौर मंडल के, उन लोगों ने मंगल के लोगों की समझ को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, और ताकि वो मंगल के लोग यहाँ पर आसानी से आ सकें और समझ सकें। It however took an increasing amount of distortion into the application of the law of one from the viewpoint of other guardians, and it is from this beginning action that the quarantine of this planet was instituted, for it was felt that the free will of those of the red planet had been abridged। तो वो कहते हैं कि जो मंगल से लोग आए, उनको यहाँ पर लाने में कहीं ना कहीं उनकी फ्री विल का उल्लंघन हुआ था कुछ हद तक। और इसीलिए जो वो लोग जिन्होंने ये नाम उन मंगल के लोगों को दिया, उनके अलावा जो दूसरे गार्डियंस हैं, मतलब के काउंसिल ऑफ नाइन में हो सकता है कि दो लोगों ने ये उनको समझाने के लिए बोल दिया हो, लेकिन बाकी सात लोगों ने समझा कि नहीं, इसमें इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया है मंगल के लोगों को, और इसमें गड़बड़ी हो गई है। और उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनको जो वहां से यहाँ लाया गया, तो वहां पर भी उनकी मर्जी का उल्लंघन हुआ, क्या उनसे पूछा गया था? तो इस तरह से लॉ ऑफ वन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लॉ ऑफ वन की समझ को कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मुझे ये समझ में आया। तो डॉन पूछता है, क्या रेड प्लैनेट की एंटिटीज रेड प्लैनेट छोड़ने से पहले लॉ ऑफ वन को मान रही थी? तो रा कहता है, रेड प्लैनेट की एंटिटीज प्यार के लॉ सीखने की कोशिश कर रही थी, जो लॉ ऑफ वन की सबसे बड़ी डिस्टॉर्शन में से एक है। मतलब उसका हिस्सा है। डिस्टॉर्शन का मतलब गड़बड़ी नहीं है, जैसे यहाँ हिंदी में गड़बड़ी लिखा है या इंग्लिश में डिस्टॉर्शन लिखा है, लेकिन इन दिव्य सभ्यताओं की बात को समझने के लिए आ, इंग्लिश में या हिंदी में शब्द काफी नहीं है, उनकी सोच के हिसाब से शब्द नहीं है। ये उसका एक खास हिस्सा है, प्यार, और उसी को ये लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन लोगों की लड़ाकू हरकतों की आदत ने उनके ग्रह के एटमॉस्फेरिक माहौल में इतनी मुश्किलें पैदा कर दी कि ये अपने साइकिल के खत्म होने से पहले ही थर्ड डेंसिटी एक्सपीरियंस के लिए ठीक नहीं रहा। मतलब प्यार सीखते सीखते इनमें घमंड आ गया, आपस में लड़ने लग गए, और ईगो बहुत ज्यादा हो गया, और उन लोगों ने आपस में लड़ाई में मंगल का माहौल ऐसा बना दिया
कि वहां पे तीसरी घनत्वता रह ही नहीं सकती। जैसे आज की डेट में धरती के माहौल को खराब किया जा रहा है, हाफ टेक्नोलॉजी के द्वारा वेदर मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है, ये जो चीजें हैं ये धरती की सतह को पूरी तरह से खराब कर रही हैं। यहाँ पे थर्ड डेंसिटी के रहने के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। दुनिया छोटी छोटी बातों के लिए इतने मोर्चे निकालती है। कॉकरोच जनता पार्टी आई, इतने हजारों लोग जमा हो गए, अरे सारे मिलके जाके देश भर की सारी हाफ टेक्नोलॉजी को तोड़ मारो। वो करोगे तो आज इंसान सुख से शांति से नॉर्मल वेदर में जी पाएगा। पर नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं है, और पता है तो करना नहीं चाहते। इस तरह लाल ग्रह की एंटिटीज बेकार हो गई और आपके भ्रम में प्यार का नियम सीखने की कोशिश करती रही। मतलब रेड प्लैनेट जो है, जो मंगल है, वहां हार्वेस्ट नहीं हो पाई और उन्हें वहां से धरती पर लाया गया ताकि वो दोबारा प्रेम को सही ढंग से सीख सकें। इसीलिए कहते हैं मैना फ्रॉम मार्स। आज तक प्यार सीख ही रहे हैं, पता नहीं जिंदगी में कब सीखेंगे। और प्यार, अब तो खैर औरतों को भी प्यार करना नहीं आता, वो ये मंगल वाली बनती जा रही है दिन ब दिन, पता नहीं क्या ही होता जा रहा है। तो डॉन पूछता है लाल ग्रह से पृथ्वी पर ये ट्रांसफर कितने समय पहले हुआ? तो रा कहता है 75,000 साल पहले। तो वो कहता है 75,000 साल पहले? तो रा कहता है हाँ, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन 75,000 साल पहले। तो डॉन कहता है इस ट्रांसफर से पहले इस ग्रह पर इस रूप की कोई एंटिटीज थी जो मैं अब हूं, 2 हाथ 2 पैर, मतलब मंगल के लोगों के को यहाँ लाने से पहले इस तरह हमारी तरह के इंसान, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान, इस तरह के कोई लोग थे क्या धरती पे? तो रा कहता है पिछले 4 मिलेनियल सालों में, 4 मिलेनियल मतलब 40 लाख साल की बात कर रहा है, पिछले 40 लाख सालों में लगभग। मिलेनियल, मिलेनियल कितना होता है? 40,000 होता है ना, मिलियन ऑफ योर ईयर्स। हाँ, 40 लाख सालों में अलग अलग समय पर आपके स्फेयर पे विजिटर आए हैं, मतलब लोग आए हैं दूसरे ग्रहों से। आपके 40 लाख साल, अरे बाप रे, 40 लाख सालों में अलग अलग ग्रहों से लोग आए हैं आपके धरती पे। ये विजिटर प्लैनेटरी स्फीयर के साइकिल पर असर नहीं डालते हैं। ये पहले बताए गए समय तक अपने एनवायरनमेंट में थर्ड डेंसिटी नहीं थे। मतलब के 40 लाख सालों के दौरान अलग अलग ग्रहों से बहुत सारे तरह के लोग आए हैं, लेकिन उनका इस ग्रह की इस थर्ड डेंसिटी साइकिल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तब ये थर्ड डेंसिटी का ग्रह नहीं था। ये ग्रह के ऊपर तीसरी घनत्वता के लिए माहौल बना नहीं था। तो डॉन कहता है तो लगभग 75,000 पहले यहाँ सेकेंड डेंसिटी एंटिटीज थी। ये किस तरह की एंटिटीज थी? सेकेंड डेंसिटी यानी कि दूसरी घनत्वता ऊंचे पेड़ पौधों और जानवरों की जिंदगी की डेंसिटी है, जो अनंत की और ऊपर की ओर जाने के बिना मौजूद है। एग्जिस्ट विदाउट द अपवर्ड, मतलब वो यहाँ पर थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे और जानवर जैसे डायनासोर्स, ड्रैगन्स, लेकिन उनके असेंशन का कोई मतलब नहीं था। मतलब वो असेंशन करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये सेकंड डेंसिटी वाले जीव चेतना के एक ऑक्टेव के होते हैं। अच्छा, पता नहीं, मैं जब भी लॉ ऑफ वन पढ़ती हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने वाइब्रेशन की सचेत एंटिटीज में चेतना के अलग अलग ओरिएंटेशन पाते हैं। These second density are of an octave of consciousness, just as you find various orientations of consciousness among the conscious entities of your vibration. तो वो कहते हैं कि जैसे तीसरी घनत्वता में अलग अलग डायमेंशंस या चेतना के अलग अलग लोग आपकी तीसरी घनत्वता में पाए जाते हैं, इसी तरह सेकंड डेंसिटी में भी अलग अलग तरह के जीव होते हैं जिनकी चेतना अलग अलग तरह की होती है। तो ये जो लोग थे 40 लाख सालों में,
लोग नहीं थे, मतलब जो जानवर थे, वो उस चेतना के नहीं थे कि वो आध्यात्मिक उन्नति करें। तो डॉन पूछता है, क्या इनमें से किसी सेकेंड डेंसिटी एंटिटी का आकार हमारे जैसा था? दो हाथ, दो पैर, सिर पर, दो पैरों पर सीधा चलना। तो रा कहता है, जैसा कि आपने बताया, सेकेंड डेंसिटी वाले जीवों के सब वाइब्रेशनल लेवल में से दो ऊंचे लेवल के जीवों का आकार दो पैरों वाला था। मतलब उन 40 लाख सालों में जो लोग यहाँ पर सेकेंड डेंसिटी वाले थे, उसमें दो तरह के लोग थे जो दो पैरों पर चलते थे। हालांकि जो इलेक्ट्राइल इरेक्टाइल मूवमेंट आप महसूस करते हैं, मतलब बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते हैं, वो इन जीवों में पूरी तरह से नहीं हुआ था। मतलब ये एप्स और बिगफुट की बात कर रहा है कि वो पूरी तरह से ऐसे सीधे खड़े रहकर हर काम नहीं करते या कर सकते या चल सकते। जो आगे की ओर झुके हुए थे, मुश्किल से चार पैरों वाली पोजीशन से बाहर निकले थे। एप से बोलते हैं ना कि इंसान बने, एप से बने नहीं, लेकिन एप्स हुआ करते थे जो पूरी तरह से सीधे बड़ी मुश्किल से खड़े होते थे, थोड़ी देर के लिए मे बी। तो डॉन पूछता है, ये जीव कहाँ से आए? क्या ये एवोल्यूशन का नतीजा था, कि जैसा कि हमारे साइंटिस्ट समझते हैं, क्या वे धरती के उस ओरिजिनल मटेरियल से इवॉल्व हुए थे जिसके बारे में आपने बात की थी? तो रा कहता है, हाँ सही है। अच्छा, तो वो डॉन ये पूछ रहा है कि ये लोग कहाँ से आए, और रा कहता है ये सही है। अरे सवाल का जवाब तो दे के कहाँ से आए। तो वो कह रहे हैं कि क्या हमारे जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम एप से, अम, बंदर से इंसान बने, इस तरह से क्या वो धरती की मिट्टी से बने और धीरे धीरे चार पैर से दो पैर, क्या इस तरह से हुआ? फिर आगे डॉन पूछता है, क्या ये जीव सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में इवॉल्व होते हैं? तो रा कहता है, हाँ ये सही है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि किसी एंटिटी को खुद की कॉन्शियसनेस से के सबक सीखने में कितने साइकिल लगेंगे, थर्ड डेंसिटी में ट्रांजिशन के लिए जरूरी है। तो डॉन ने पूछा कि वो जो बंदर थे, जो चार पैरों पर थे, एप्स थे, जो बंदर से इंसान, क्या वो सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी वाले बने? तो रा कहता है, हाँ ये सही है। हालांकि कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कैन बी मेड ऑफ द can be made of the number of cells it will take an entity to learn the lessons of consciousness of self which are prerequisite for transition to third density। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि उन्हें इंसान बनने में कितने साइकिल लगे होंगे सेकंड डेंसिटी के उनकी चेतना जागरूक हो सके और वो सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी के बन सकें। वाओ, माय गॉड, इट्स रियली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो डॉन पूछता है, क्या हमारे ग्रह पर अभी कोई खास तरह के लोग हैं जो सेकंड डेंसिटी से यहाँ पैदा हुए थे? तो रा कहता है, इस समय आपके स्फीयर पर कोई सेकंड डेंसिटी कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है। देर आर नो सेकंड डेंसिटी कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्सेस हियर एट दिस टाइम। हालांकि दो तरह की रेस हैं जो सेकंड डेंसिटी फॉर्म का इस्तेमाल करती हैं। मतलब के सेकंड डेंसिटी के वो लोग जिनकी चेतना जागरूक है, जो मुझे समझ में आ रहा है, दो तरह के लोग हैं। हालांकि वैसे कोई नहीं है, लेकिन दो तरह के रेसेस, मतलब के जातियां हैं। एक है प्लैनेटरी स्फीयर की एंटिटीज जिन्हें आप मैल्डेक कहते हैं। तो एक तरह की जो प्रजाति है वो मैल्डेक से आए हुए हैं। ये एंटिटीज अपने अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स को एक सीरीज के जरिए काम कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसे आप कार्मिक रेस्टिट्यूशन कहेंगे, वे आपके गहरे अंडरग्राउंड रास्तों में रहते हैं और आप उन्हें बिगफुट के नाम से जानते हैं। तो वो कहते हैं कि एक तरह की जो प्रजाति है वो तो मैल्डेक से आई है, और सॉरी, वो अपनी समझ को, कार्मिक, अपने कर्मों का पछतावा
करके अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं और अपने कर्मों के द्वारा अपनी चेतना का अब चेतना की उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग आपके धरती के नीचे के शहरों में या टनल्स में रहते हैं, जिन्हें आप बिगफुट कहते हैं। दूसरी प्रजाति जो है वो है जिसे गार्डियंस इस डेंसिटी में रहने की जगह दे रहे हैं, जो इस समय इस डेंसिटी वाले लोगों के माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को सही तरीके से इंजीनियर्ड फिजिकल व्हीकल देना चाहते हैं, जैसा कि आप इन केमिकल कॉम्प्लेक्स को कहेंगे अगर न्यूक्लियर वॉर होता है। अरे माँ का। ओके। तो वो क्या, सॉरी, जो दूसरी प्रजाति है वो, उन्हें यहाँ रहने के लिए काउंसिल ऑफ नाइन या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने इजाजत दी है या उनसे कहा है, ताकि of those who are of this density at this to who wish to guardians who wish to give the at this time appropriately engineered physical vehicles, you would call these chemical complexes। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो यहाँ आपको याद होगा कि रा की कई फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स अगर आप देखेंगे इजिप्ट में, तो उन्हें उन लोगों ने एक मूर्ति या पिक्चर ड्राइंग बनाई हुई है जिसमें एक कुत्ते का मुंह बना हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, डॉगमैन जिसको बोलते हैं। तो उनका चेहरा कुत्ते जैसा है, लेकिन उनके शरीर इंसानों जैसे हैं। और वो, मेरे ख्याल से वो उन लोगों की बात कर रहा है। उन लोगों को छुपा कर रखा हुआ है धरती के नीचे या जंगलों में, और क्या कहते हैं, उनको इस तरह के शरीर दिए हुए हैं। वो है थर्ड डेंसिटी के। लेकिन अगर इन द इवेंचुअलिटी के धरती के ऊपर इंसानों की प्रजाति को न्यूक्लियर वॉर में अगर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, तो इन लोगों को बचा के रखा है ताकि इनके जीन्स और डीएनए से इंसानों की प्रजाति को दोबारा यहां पर बनाया जा सके। इसलिए इनको इस तरह का अलग तरह का शरीर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे प्लीज बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगी, क्योंकि मैं खुद ही बड़ी मुश्किल समझ रही हूँ तो टूट टूट के समझा रही हूँ। तो आगे डॉन पूछता है, मुझे समझ नहीं आया कि ये व्हीकल या जीव किस लिए थे जो न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में सही थे। मतलब ये शरीर किस लिए, क्या इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, आप क्या कह रहे हो? तो रा कहता है ये ऐसे जीव हैं जो सहज रूप से सेकंड डेंसिटी वाले जीव हैं। मतलब देखने में आप इन्हें जानवर की तरह देखोगे, जिन्हें जीन पूल बनाने के लिए रिजर्व में रखा जाता है। मतलब कि आप लोगों के इंसानों के जीन्स उनके अंदर हैं, और उनको संभाल के रखा हुआ है। जैसा मैंने समझाया कि अगर इंसानियत खत्म हो गई, अगर इन बॉडी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़े, मतलब हो सकता है कि इनके शरीर की जरूरत पड़े, ये बॉडी कॉम्प्लेक्स रेडिएशन की तेजी को झेलने में बहुत काबिल हैं। मतलब न्यूक्लियर वॉर में अगर इंसान खत्म भी हो जाते हैं, तो इनको इस तरह का शरीर दिया गया है कि ये तेज से तेज रेडिएशन को झेल सकते हैं, जो आपके अभी के बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं झेल सकते। तो डॉन कहता है ये बॉडी कॉम्प्लेक्स कहाँ है? राह कहता है दूसरी रेस के ये बॉडी कॉम्प्लेक्स सुनसान घने जंगलों में रहते हैं। इसी वजह से अमेज़न फॉरेस्ट्स में आए दिन आग लगाई जा, क्योंकि ये लोग अमेज़न फॉरेस्ट, ओरेगन, अफ्रीका के घने जंगलों में शायद वहां पर रहते होंगे। आपके ग्रह की सतह पर अलग अलग जगहों पर इनमें से कई हैं। क्या ये बिगफुट टाइप जीव हैं? तो रा कहता है सही कह रहे हो। हालांकि हम इन्हें बिगफुट नहीं कहेंगे क्योंकि वे कम मिलते हैं और पता लगने से बचने में बहुत काबिल हैं। मतलब कि अ, आप इन्हें बिगफुट कह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बिगफुट नहीं कहते क्योंकि ये बहुत कम हैं
और ये एक सेकंड में गायब हो सकते हैं, आप इन्हें पकड़ नहीं सकते और इन्हें ढूंढ नहीं सकते, देख नहीं सकते। पहली रेस दूसरे मन शरीर आत्मा कॉम्प्लेक्स की नजदीकी के बारे में कम जान पाती है, लेकिन ये जीव यहाँ अपने जन्म से पहले अपनी टेक्नोलॉजिकल समझ की वजह से बचने में बहुत काबिल हैं। चमकती आंखों वाली ये चीजें आपके लोगों के लिए सबसे जानी पहचानी हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो पहले हम जिस रेस की बात कर रहे थे कि मंगल से आए और उन्हें धरती के नीचे रखा गया, is less able to be aware of the proximity of other, but these beings are very able to escape due to their technological understandings of the incarnations here. तो पहली वाली जो रेस है जिनकी बात उन्होंने की थी, एप्स, उनकी शायद बात की थी। तो एप्स या मंगल, सॉरी, मैल्डेक से जो दूसरे तरह के लोग आए जो धरती के नीचे रहते हैं कार्मिक रेट्रीब्यूशन के लिए, वो लोग आ, दूसरे लोगों के आसपास ज्यादातर नहीं रहते, लेकिन ये लोग अम, इंसानों की प्रवृत्ति और उनके शरीर को और इस माहौल को समझते हैं, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, और इसीलिए वो यहाँ से गायब होने में कामयाब, मतलब वो अदृश्य हो पाते हैं। वो इस शरीर शरीर के टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझते हैं। दीज एंटिटीज ऑफ द ग्लोइंग आईज आर दोज मोस्ट फेमिलियर टू योर पीपल। और इनके अंदर कुछ जो प्रजातियां हैं जिनकी आंखें बहुत चमकती हैं, उन्हें आपके लोगों ने देखा है या उनके बारे में जानते हैं, लेकिन these beings are very able to escape due to their technological understanding before their इस इंसान की प्रजाति को और अपने शरीर को और यहाँ पे कैसे गायब होना है वगैरह, पैदा होने से पहले यहाँ पर ये पूरा समझ के आए हैं, इसीलिए वो ऐसा कर पाते हैं। तो डॉन कहता है तो बिगफुट दो अलग अलग तरह के होते हैं? तो रा कहता है ये आखिरी सवाल होगा, बिगफुट तीन तरह के होते हैं। अगर आप मन शरीर आत्मा के तीन अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले वाइब्रेटरी साउंड कॉम्प्लेक्स को मान लें, पहले दो के बारे में हमने बताया है, तीसरा थॉट फॉर्म है, मतलब कि वो अदृश्य हैं, वो हैं लेकिन वो अदृश्य हैं। तो डॉन पूछता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक है, मतलब कार्ला ठीक है, तो आज बाद में दूसरा सेशन करना प्लान करें। तो रा कहता है इस इंस्ट्रूमेंट के उसके शरीर के कोमल हिस्सों में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। मैं आपको एक अनंत रचेता के प्रेम और प्रकाश में छोड़ता हूँ, छोड़े जा रहा हूँ, शक्ति और लव एंड लाइट of the one infinite creator, power and peace of the one infinite creator, Adonai Vasu. So ये हुआ। किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, तो प्लीज बता दो। मे बी हो सकता है मुझे करेक्ट करना हो। यू कैन ऑलवेज शेयर इफ यू विश। मैम, या एक्चुअली आपने जहाँ एक सॉरी, एक जगह पढ़ा था ना हाँ, कि ये लगा लूं, जो सॉरी सॉरी, मैंने हेडफोन साइकिल नहीं की लगाया बात हो था। रही थी, मतलब वो निकल गया, चैप्टर दोबारा आगे निकल बोलना। गया मैंने है जहाँ मैंने पे बोला जा रहा हेलो था कि हेलो हेलो, आपको। हाँ मैं जी। मैंने हेडफोन नहीं लगाया था, मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलना। यस मैम, वो एक्चुअली चैप्टर में काफी आगे निकल चुका है। क्वेश्चन था जिसमें कि रॉ कहते हैं कि आपके ग्रह की हर इकाई का मतलब एक, वो किसी साइकिल की बात कर रहे थे, राइट? तो वहां पे उन्होंने बोला था कि जब मन और शरीर अनुभव करने लगते हैं, वहां सोल की बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था ग्रह की हर इकाई मीन्स ग्रह की इकाई तो ह्यूमन हुए। क्या साइकिल की बात हो रही है? थर्ड हाँ डेंसिटी के साइकिल? हाँ हाँ हाँ, जो उन्होंने पूछा था ना, 74,000 सेवेंटी ईयर्स का जो फाइव साइकिल। थाउजेंड हाँ। हाँ, 75,000 ईयर का जो साइकिल होता है। तो राह ने कहा था कि आपके ग्रह की हर इकाई जब मन और शरीर से अनुभव प्राप्त करने लगते हैं, तो वो एनर्जिकल सिस्टम जैसे क्लॉक चलती है, वैसे उनका क्लॉक चालू हो जाता है।
नहीं नहीं नहीं, थर्ड डेंसिटी मतलब के इंसानों की जो यहाँ पे थर्ड डेंसिटी की साइकिल डिसाइड की गई है तो इंसानों के लिए, वो ये नहीं है कि हर इंसान से 75,000 साल जिएगा। इट्स नॉट दैट, you're wrong। हाँ, ना ना वो नहीं बोल रही कि हर इंसान जिएगा, पर जैसे हाँ। कि पहले भी बताया गया था कि रॉ ने कहा था कि नहीं, पा ने ये बोला था कि हर इंसान अपनी अपनी डेंसिटी चेंज करता जाता है अपनी चेतना के अकॉर्डिंगली, है ना? तो No, यहाँ you हम्म don't change your density, you ascend to the fourth density of love। हाँ, जो असेंशन है ना, मैं शायद सही वर्ड्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। तो जो असेंशन होता है ना, तो वो यहाँ पे उसी साइकिल की बात कर रहे तो हैं, वो मतलब जो हार्वेस्ट के बाद होगा ना। ओके ओके फाइन, बट वो जो एक सेंटेंस था ना कि आपके ग्रह की हर इकाई, दैट मीन्स ह्यूमन, आई थिंक सो, ये मतलब मैं सोच रही हूँ ऐसा। इज इट राइट? नहीं, मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आ रहा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो राह ने ये बोला कि थर्ड डेंसिटी की साइकिल जो है वो आपके धरती के ऊपर घड़ी की चाल की तरह सोलार सिस्टम का एक सिस्टम है, उसके हिसाब से चलती है। और जब 40 लाख सालों में यहाँ पर हर तरह के लोग आए, लेकिन उस वक्त यहाँ पर थर्ड डेंसिटी का माहौल नहीं था। उसके बाद जब थर्ड डेंसिटी का माहौल यहाँ पर बना, तो सबसे पहले मंगल से यहाँ पर लोग लाए गए। उसके बाद यहाँ पर मैल्डेक से भी लोग लाए गए। यहाँ पर थर्ड डेंसिटी का साइकिल जो है वो 75,000 साल का होता है। मतलब 100-200 साल ऊपर नीचे। ओके, अब इट कैन बी 76,000, इट कैन बी 75,244, इस तरह डिपेंड करता है। तो थर्ड डेंसिटी का साइकिल 2000 में खत्म होने वाला था, वो 2011 में खत्म हुआ। और थर्ड डेंसिटी के साइकिल में जो इंसानों को यहां पर लाया गया, वहां जो अलग अलग ग्रहों से, जैसे मंगल से, मैल्डेक से, बहुत सारे, एक मिनट, क्या मैं शेयर कर रही हूँ? हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, मंगल से, मैल्डेक से जो लोग लाए गए, वो सबकी अपनी अपने कर्मों के हिसाब से वो लोग असेंड करेंगे हार्वेस्ट के बाद। और जो सेकंड डेंसिटी के यहाँ पर जो पहले हुआ करते थे 40 लाख सालों में, वो लोग उस ऑक्टेव के थे जहां पर वो थर्ड डेंसिटी में असेंड अभी नहीं हुए थे, या उनकी कॉन्शियसनेस उतनी नहीं थी कि वो थर्ड डेंसिटी में असेंड करना चाहें। तो वो वहां पर खत्म हो गए। आज की डेट में जो सेकंड डेंसिटी के हैं, उनको थर्ड डेंसिटी में वो तब असेंड करते हैं, ये आगे राह बताएगा, जब वो हम उन्हें नाम देते हैं, प्यार देते हैं, उनके अंदर का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। मतलब वो इच्छा करते हैं असेंड होने की, वो भी उनकी फ्री विल है कि वो इंसान में पैदा होना चाहते हैं या नहीं। अब तो धरती के ऊपर थर्ड डेंसिटी खत्म हो गई। तो अब जो और पहले ये, अब वो मैं आगे बढ़ गई हूँ, बट ठीक है। थर्ड डेंसिटी की साइकिल 75,000 साल की खत्म हो गई। इसके अंदर जिन लोगों का हार्वेस्ट होना है, वो यहाँ पर मृत्यु के बाद वो उनकी सोल की हीलिंग होगी, और जब दोबारा पैदा होंगे, जब धरती फोर्थ डेंसिटी में चली जाएगी, तब पैदा होंगे। डिपेंड करता है अगर वो उन्होंने फोर्थ डेंसिटी के हिसाब से काम किया है। लेकिन ये पूरी प्रजाति के लिए होगा, और प्रजाति से ज्यादा धरती के लिए होगा, क्योंकि धरती इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग। तो यहां पर जो असेंशन हो रही है, वो धरती की हो रही है। हम लोगों की तो धरती के साथ डिफॉल्ट में हो रही है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? यस यस मैम, थैंक यू। Okay. Somebody sent some messages here. Why don't you unmute yourself and talk? Uh, Thank you so much. Um, yeah, yeah. Okay. All right. Anything else? किसी और को कुछ कहना है, पूछना है, शेयर करना है? All right. Not. I don't think so. ठीक है. So let me just end the Zoom session here. थैंक यू सो मच। मैं कल 8 तारीख है, ठीक है, तो कल मैं नेक्स्ट चैप्टर करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय।